हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तो बेसिक क्वेश्चन से दोनों में ही आपके हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सीक्रेट रिजर्व में रिजल्ट इन बाय। अब जो सीक्रेट रिजर्व्स होते हैं वो हमारे किससे बनाए जाते हैं? क्रिएटिंग जर्नल रिजर्व, प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक, या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। तो ऐसे कौन सा यहाँ पे पॉइंट है जिसके थ्रू हम सीक्रेट रिजर्व को अपने क्रिएट करते हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें सीक्रेट रिजर्व की, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। जब हम एक्सेसिव डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व हमारा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अगेन हमारा सेम है लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस अलग हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आप ये भी देख सकते हैं। तो इससे आपको एक क्या होगा, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी कि सीक्रेट रिजर्व इसके थ्रू भी बनाया जा सकता है। सीक्रेट रिजर्व में रिजल्ट बाय। अब सीक्रेट रिजर्व जो है हम आपको इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताने हैं, जैसे कि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, यानी कि जो शेयर इश्यू करने पर जो प्रीमियम उसके साथ होता है उसके बेसिस पर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या फिर रिजर्व क्रिएटेड एंड ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड, यानी कि जो भी आरक्षित और निर्धारित बिक्री पर जो लाभ होता है उससे। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है वो हमारा यहाँ पे पूंजीगत ना मानकर आयगत संचय माना गया है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का या रिजर्व का, इसका मेन पर्पस होता है बनाने का कि जो भी हमारी जो डिविडेंड है उसकी रेट को प्रॉपर बनाया जा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी को इनफ प्रॉफिट नहीं होता तो वो उस समय या उस साल अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कहाँ से डिविडेंड देगा। तो और अगर डिविडेंड नहीं देगा तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स होंगे वो आगे से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी कंपनी की उन इन्वेस्टर्स के माइंड में। तो अपना जो इम्प्रेशन है वो सही बनाए रखने के लिए, कंपनी की इमेज सही बनाए रखने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया जाता है, जिससे कि अगर किसी साल प्रॉफिट ना हो तो इस रिजर्व से वहां पर उनको डिविडेंड दिया जा सके। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो है वो हमारा सीक्रेट रिजर्व की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है हमें ये बताना है। रिपेयर्स ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड असेट्स टू पुट इनटू वर्किंग कंडीशन, यानी कि कोई भी ऐसी रिपेयरिंग कराना जिससे असेट्स जो है वो वर्किंग कंडीशन बनी रहे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कराना, कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर्स एंड डिवेंचर्स, या फिर लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट फाइल्ड बाय द कॉम्पिटिटर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो देखिए, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो व्यवसाय को निरंतर चलाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें आयगत व्यय करना पड़ता है। तो डी के अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाकी सारे हमारे क्या हैं, हमारे पूंजीगत व्यय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी, लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट फाइल्ड बाय द कॉम्पिटिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स। और डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा बुक कीपिंग का, उसमें ट्रांजेक्शन हमारे इफेक्ट करते हैं कैसे? एक अकाउंट में दो बार, दो अकाउंट्स में एक एक ही समय पर, वन अकाउंट इन टू वेज, यानी कि एक अकाउंट में दो तरीकों से, या फिर टू अकाउंट्स इन टू वेज ईच, यानी कि दो अकाउंट में दोनों तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डबल एंट्री सिस्टम भी बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स किस तरह से होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे दोनों साइड होते हैं, यानी कि डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पे एक अकाउंट इन टू वेज, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि एक अकाउंट में दो जगह एंट्री होती है किसी भी ट्रांजेक्शन की, एक होती है क्रेडिट साइड, एक होती है डेबिट साइड, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये पूरे यहाँ से क्वेश्चन है और ये हमारे ऑप्शंस थे। तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्टिविटीज को हमें यहाँ पे सीरियल वाइज लगाना है। समराइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को समराइज करना। एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, उनके बिजनेस ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना रिजल्ट या फिर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। तो अकाउंटिंग साइकिल हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेन देनों का लेखन करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 4। सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, उसको एनालाइज करने से, तो हो गया हमारा 2। ये हो गया हमारा विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो भी विश्लेषण करने के बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा उसको समराइज करना। समराइज करेंगे यानी कि हम उनको एक शॉर्ट वे में, हम उन सारी चीजों को जो भी एनालाइज करने में निकल कर आया उसको हम शॉर्ट में उस पूरे चीज को लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 1। उसके बाद आएगा जो भी हमने समराइज किया, उसके बाद हम जो भी रिजल्ट निकला उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि अब उसको हम बताएंगे कि ये इस तरीके से निकला, यानी कि उसको एक वैलिडेट किसी एग्जाम्पल के थ्रू या फिर अपने रेशियोज के थ्रू उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये पूरी चीज थी जिसके थ्रू हमारा ये रिजल्ट निकल कर आया। तो यहाँ पर ऑप्शन फिर क्या आ जाएगा, 3। तो हमारा जो वो बनेगा यहाँ पे साइकिल, वो बनेगा 4 2 1 3 का। तो 4 2 1 3 यहाँ पे ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द यूजर ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज। अब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसका यूजर ग्रुप क्या कहलाता है, ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस, पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस, यानी ऑफ द अबव। तो जो भी हमारा यूजर ग्रुप होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो हमारा ओनर्स ऑफ बिजनेस भी होता है, मैनेजर ऑफ बिजनेस भी होता है, इन्वेस्टर भी हो सकता है। तो ये सारे ही यहाँ पर जो काम होते हैं ये इसके होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज। अब जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो हमारा क्या बताता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, चेंज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो 1 जो हमें बताता है वो बताता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डेड एज। अब जो अकाउंटिंग मॉडर्न एज में है वो हमारा क्या बताता है, तो देखिए हम डायरेक्ट इसके आंसर की बात करें तो ये हमें बताता है ऑल ऑफ दी अबव। रिकॉर्डिंग भी बताता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बताता है, और ये बिजनेस इंफॉर्मेशन भी। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वो हमारा किससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये किससे रिलेटेड है, इससे अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको 2 याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए 2 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री से। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से रिलेटेड है, एंड हमारा जो इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 इन्वेंटरी, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से पूरे हैं 22 या 21 तक हैं। तो आप इनको बस याद कर लीजिए कि ये किससे किससे रिलेटेड है, बस इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है ये हमारा कब आया था, 1951, 55, 59 या फिर 49 में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है वो हमारा आया था 1949 में। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पूरी तरह से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था 49 में।
नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो इश्यू किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कौन सा है? अभी अभी मैंने आपको बताया था। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो देखिए ये तो आपको पता ही चल गया, 2 है। डेप्रिसिएशन, ये भी मैंने आपको बता दिया, 6। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसमें से बताना है, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको पता है तो। ठीक है, देखिए नहीं तो आप सीरियल वाइज इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं। फर्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। 2 इन्वेंट्री। 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 कंटिजेंसी इवेंट। 5 प्रायर पीरियड। 6 डेप्रिसिएशन। 7 कंस्ट्रक्शन। 8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये 9 क्या हो गया? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं goods withdrawn by the proprietor from business for his personal use will be credited to। अब एक proprietor है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो वो उसमें वहां पर क्रेडिट कौन सी आइटम की जाएगी या फिर कौन सा अकाउंट किया जाएगा? सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट? तो यहाँ पर बात की जा रही है उसके विड्रॉल से रिलेटेड है। तो देखिए जो स्टॉक अकाउंट है, यानी कि जो विड्रॉल करेगा वो उसके पास कभी ना कभी स्टॉक में रखा रहा होगा, वो वही उसको क्या करेगा, वहां से पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, इसलिए स्टॉक अकाउंट किया जाएगा। परचेज नहीं कर सकती क्योंकि हमें नहीं पता जो स्टॉक वो निकाल रहा है या फिर जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है वो परचेज से निकाल रहा है। सेल्स भी नहीं आ सकता क्योंकि सेल्स अकाउंट तब आएगा जब वो कुछ सेल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करेगा। सप्लायर्स भी नहीं हो सकता। स्टॉक इसलिए होगा क्योंकि वो कुछ माल उसके बिजनेस में रखा हुआ है एज अ स्टॉक, वो वहां से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अकाउंटिंग का काम क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके रखना, जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं प्रोटेक्ट करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे काम करना। लेकिन क्या काम नहीं होता? जो भी रिजल्ट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करना इसका काम नहीं होता। इसका काम होता है अकाउंटिंग का सिर्फ रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, उनका मेंटेनेंस देखना सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं या नहीं, जो भी रूल्स प्रोवाइड किए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड करना, और जो भी प्रॉपर्टीज है या फिर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फॉलो करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो इसका काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट आर करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से कौन सा हमारा करंट लाइबिलिटी का गठन नहीं है? बिल्स पेबल, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स। तो देखिए करंट लाइबिलिटी जो होती है वो लाइबिलिटी होती है जो कि आपको 1 साल के अंदर पे ऑफ करना होता है, और करंट लाइबिलिटी का मतलब ही यही है कि कम से कम, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आपको इसका पेमेंट करना है। तो देखिए बिल्स पेबल ये होते हैं हमारे 1 ईयर तक के। ट्रेड क्रेडिटर्स ये भी हमारे करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, इनकी टाइम पीरियड भी 1 ईयर से कम का होता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स, इसका भी टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर से कम का होता है। अब यहाँ पे जो ज्यादा है वो है कंटिजेंट लाइबिलिटी, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, आकस्मिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंटिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसका हमें कोई पता नहीं होता कि ये लाइबिलिटी हमारी है भी या नहीं भी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 1 साल की है? हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, हो सकता है नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी टाइम पीरियड नहीं बता के चल सकते कि ये 1 साल का है, 2 साल का है, कितने साल का है, जबकि इनका टाइम पीरियड हम सबको पता है कि ये 1 साल के अंदर तक के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ बिजनेस नेट असेट्स ऑन जनवरी 1, यानी कि जनवरी 1 पर एक बिजनेस के अंदर जो नेट असेट्स थी वो 6,000 रुपए की थी,
और 31 जनवरी पर वो उन रुपीज 7,500 की थी, ठीक है, दो थी। इफ ही द विड्रॉल्स ऑफ द ओनर ड्यूरिंग जनवरी आर रुपीज 1,000, अब वो जनवरी के टाइम पीरियड के अंदर वो 1,000 रुपये निकाल लेता है अगर कोई उस कंपनी का ओनर, तो नेट इनकम जनवरी की क्या होगी, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे निकाल के चलिए, 31 जैन को उसके पास कितनी संपत्ति थी, 7,500, कितनी एसेट थी, 7,500 की। उसने विड्रॉल किए 1,000, तो विड्रॉल हमेशा ऐड होते हैं, तो 1,000 आपने ऐड कर दिए, कितने हो गए ये हमारे 8,500 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, और 1 जनवरी को उसकी कितनी थी असेट्स जो थी, यानी कि जो ओपनिंग थी वो थी हमारी 6,000 रुपए की, तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। अब 6,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको कितना बचा, 2,500। तो ये 2,500 जो है जनवरी माह की जो है वो शुद्ध आय होगी, क्योंकि 6,000 तो पहले का ऐड था तो हमें माइनस करना पड़ा, और 1,000 उसने निकाल लिया, निकाला किस में से, इसी में से निकाला होगा, इसलिए वो 1,000 ऐड करा है। लास्ट रिमेनिंग जो बचे 2,500, 2,500 उसकी नेट इनकम है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा लंबे क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते जिसमें आपकी लंबी कैलकुलेशन हो। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये स्टेटमेंट बताने हैं कि यहाँ पे जो रीजन है वो सही है या नहीं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जो अकाउंटिंग है क्या वो बिजनेस की लैंग्वेज है। रीजन है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन, यानी कि अकाउंटिंग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि एक बिजनेसमैन को चाहिए होती है। तो देखिए अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वो उसकी लैंग्वेज है, तभी तो वो उसको प्रोवाइड कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग रीजन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, बोथ ए and R are true. R is the correct explanation of A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. A is true but R is false, and A is false but R is true. अब इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के लैंग्वेज होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लैंग्वेज है तभी तो उस लैंग्वेज के थ्रू वो बता रहा है एक बिजनेसमैन को कि उसको क्या क्या चाहिए या फिर कौन कौन सी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए जो असर्शन है उसके अकॉर्डिंग जो रीजन दिया होगा वो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस थे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई और टॉपिक है या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कशन करें एज अ थ्योरी, तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में जो भी हम क्लासेस करें उन सब क्लासेस आपको इजीली मिल जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।